कहानी की शुरुआत साल 1944 से होती है। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, जहां चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। यहाँ पर हम पैसिफिक ओशन में एलिसन नाम के एक अमेरिकी मरीन कप्तान को देखते हैं। दरअसल उसके ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिससे एलिसन किसी तरह बचकर एक रबर राफ्ट तक पहुँचता है और कई दिनों तक समुद्र में भटकता रहता है। एलिसन अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे एक आइलैंड नजर आता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने राफ्ट से आइलैंड की तरफ बढ़ता है और किनारे तक पहुंचकर राफ्ट को साइड में रखकर मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। लेकिन उसे वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे और चट्टानें ही दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। एलिसन जब वहाँ जाता है तो उसे चर्च के अंदर से निकलती हुई एक कैथोलिक नन दिखाई देती है, जिसका नाम एंजेला है। एंजेला एलिसन को देखकर डर जाती है, पर एलिसन कहता है, डरो मत, मैं अमेरिकन हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। वो एंजेला से पूछता है, यहाँ कितने लोग रहते हैं? इस पर वो कहती है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सुनकर एलिसन को यकीन नहीं होता। एंजेला एलिसन को अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे खाना देती है। एलिसन उससे पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? एंजेला कहती है, मैं एक पादरी के साथ इस आइलैंड पर आई थी। हमें कुछ बुजुर्ग पादरी को जापानी सैनिकों से बचा कर निकालना था, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तब तक जापानी पहले से ही आइलैंड पर आ चुके थे और वो उन पादरियों को पकड़कर अपने साथ ले जा चुके थे। जंग का माहौल देखकर हमने तय किया कि कुछ दिनों तक हम यहीं छुपे रहेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद जिस पादरी के साथ में आई थी उसकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। तब से मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ। मेरे लोगों को लगा कि जापानी सैनिकों ने भी मुझे पकड़ लिया है, इसलिए कोई मुझे बचाने नहीं आया। एलिसन भी उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं मरीन हूँ, हमारे ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया था और मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद एलिसन थोड़ी देर आराम करता है। जब वो उठता है तब देखता है कि एंजेला मोमबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है और ईश्वर से मार्गदर्शन मांग रही है। फिर दोनों बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं। एलिसन पेड़ पर चढ़कर नारियल और फल तोड़ता है और एंजेला को नीचे देता है, लेकिन एलिसन को प्रोटीन के लिए कुछ और खाने के लिए चाहिए होता है। तभी उसे समुद्र में एक टर्टल दिखाई देता है। ये देखकर वो रस्सी और लकड़ी लेकर राफ्ट में बैठता है। एंजेला भी उसके साथ बैठती है और दोनों टर्टल की ओर बढ़ते हैं। पर एलिसन के लिए टर्टल को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। वो इस कोशिश में समुद्र में गिर जाता है, मगर एंजेला की मदद से वो टर्टल पकड़कर दोबारा राफ्ट में आ जाता है। इसके बाद एलिसन आइलैंड में लौटकर टर्टल को पकाता है और खाता है। वो एंजेला से कहता है, इस आइलैंड में हमारे पास सब कुछ है, अगर कोई हमें बचाने ना भी आए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। एंजेला उससे पूछती है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? एलिसन कहता है, मैं अनाथ हूँ। मैं 14 साल तक अनाथ आश्रम में रहा हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। एंजेला भी उसे बताती है, मैं भी अनाथ हूँ, मुझे ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैंने नन बनने का फैसला किया। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं लोगों को सही राह दिखाना चाहती हूँ। एलिसन और एंजेला एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। एंजेला बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। वो भगवान पर बहुत भरोसा करती है और नियमित रूप से प्रार्थना करती है, जबकि एलिसन भगवान पर इतना विश्वास नहीं करता और थोड़ा सख्त मिजाज का होता है। अगले दिन एलिसन और एंजेला को आसमान में जापानी लड़ाकू विमान दिखाई देता है। ये देखकर एलिसन एंजेला को लेकर छुप जाता है, क्योंकि अगर उन्हें देख लिया गया तो दोनों की जान जा सकती थी। एलिसन एंजेला से कहता है, हमें कुछ दिनों तक छुप कर रहना चाहिए। मैंने एक गुफा देखी है, वहाँ पर रहना ठीक रहेगा। एंजेला को भी ये सही लगता है, इसलिए वो एलिसन के साथ गुफा में चली जाती है और दोनों पूरा दिन वहीं रहते हैं। अगली सुबह उन्हें बम की तेज आवाज सुनाई देती है। एलिसन गुफा से बाहर झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि जापानी विमान आइलैंड पर भयंकर बमबारी कर रहे हैं। ये देखकर एंजेला बहुत डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है। एलिसन उसे हिम्मत देता है और शांत करता है। कुछ देर बाद जब विमान वहाँ से चले जाते हैं तब दोनों गुफा से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि चारों ओर तबाही का मंजर है। उनका घर और चर्च भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। तभी जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी मौसम विज्ञान शिविर स्थापित करने के लिए आइलैंड पर आती है और जिस राफ्ट से एलिसन यहाँ आया था उसे भी नष्ट कर देते हैं। उन्हें देखकर एलिसन और एंजेला फिर से गुफा में छुपने को मजबूर हो जाते हैं। उनके आसपास जापानी सैनिक घूम रहे होते हैं। ये देखकर एलिसन सतर्क हो जाता है और एंजेला को एक और जाने को कहकर चाकू लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो सैनिक गुफा के अंदर नहीं आते और वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ एंजेला एलिसन से कहती है कि मैं खुद को जापानी सैनिकों के हवाले कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे नन को वो कुछ नहीं करेंगे। इससे तुम्हें मौका मिलेगा यहाँ से भागने का। वो ये भी कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें यहीं छिपे रहना होगा। शाम को एलिसन गुफा से बाहर आता है। वो देखता है कि जापानी सैनिकों ने कई कैंप बना लिए हैं। उनसे बचते हुए वो दूसरी ओर मछली पकड़ने जाता है, लेकिन कुछ जापानी सैनिक उसे देख लेते हैं। तब एलिसन मरा हुआ होने का नाटक करता है। ये देखकर उन्हें शक नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलिसन मछली पकड़कर वापस गुफा में आता है और एंजेला के साथ मछली खाने लगता है। लेकिन एंजेला ने नन बनने के बाद मछली खाना छोड़ दिया होता है, मगर यहाँ खाने के लिए और कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में मछली खानी पड़ती है। कच्ची मछली उससे नहीं पचती और वो उल्टी कर देती है। फिर एंजेला बिना कुछ खाए सोने चली जाती है। कुछ देर बाद जब एंजेला सो रही होती है तब एलिसन चुपके से गुफा से बाहर आता है और जापानी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। वो अपने चेहरे को काला कर लेता है ताकि कोई उसे सही से देख ना सके। जब उसे मौका मिलता है तब वो चुपचाप उनके कैंप में घुस जाता है और खाने का सामान एक बैग में भरने लगता है। तभी एक सैनिक वहाँ आ जाता है, जिससे एलिसन को वहीं छुपकर खामोश रहना पड़ता है। उसे वहाँ से भागने का मौका नहीं मिलता और स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है, जिससे उसे पूरी रात वहीं रहना पड़ता है। अगली सुबह जब सभी जापानी सैनिक कैंप के बाहर ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं, तब एलिसन धीरे धीरे बैग लेकर बिना देखे बाहर निकलता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। उधर एंजेला जब उठती है तो गुफा में एलिसन को नहीं पाती। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद एलिसन मारा गया, जिससे वो रोने लगती है। वहीं एलिसन जापानी सैनिकों से बचते हुए गुफा में वापस लौट आता है। उसे सही सलामत देखकर एंजेला बहुत खुश होती है। एलिसन उसे बताता है कि मैं खाने के लिए कैंप में गया था, लेकिन एंजेला उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम मुझे बिना बताए चले गए, जिससे मैं बहुत डर गई थी। तब एलिसन कहता है अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन एलिसन एंजेला को एक फूल और एक कंघी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर एंजेला खुश हो जाती है। वो एंजेला से पूछता है क्या तुम अपनी नन जैसी जिंदगी छोड़कर नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती? इस पर एंजेला बताती है कि उसने अभी तक अपनी अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली है और नन बनने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है, ताकि कोई भी सही निर्णय ले सके। और वो अभी भी उस फैसले पर पूरी तरह अडिग नहीं है। दरअसल एलिसन को एंजेला पसंद आने लगी है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से नन बन जाए। तभी उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि जापानी सैनिक द्वीप छोड़कर जा रहे हैं, जिससे दोनों को बहुत खुशी होती है। जापानी कैंप में छोड़े गए सामान से अब उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं रह जाती। इसके बाद एलिसन एंजेला को बताता है कि वो बचपन से बहुत अकेला रहा है। उसने कई मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वो उसके साथ खुश रहना चाहता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नन बनने का इरादा बदल लो और युद्ध खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर एंजेला चौंक जाती है और कहती है कि उसने खुद को ईश्वर को समर्पित किया है और वो अपने ईश्वर को धोखा देकर किसी और के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर एलिसन को बहुत दुख होता है, पर वो उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो तुम मुझे माफ करना। रात को दोनों खाना खाने के बाद बैठे होते हैं, तभी एलिसन को जापानी शराब की बोतल मिलती है और वो ज्यादा पी लेता है। नशे में वो एंजेला की प्रतिज्ञाओं को व्यर्थ बताने लगता है और कहता है कि वो एडम और ईव की तरह इस द्वीप पर फंसे हुए हैं, जिसे सुनकर एंजेला दुखी होकर बारिश में जंगल की ओर भाग जाती है और ठंड में वहीं सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढता है लेकिन ढूंढ नहीं पाता। अगली सुबह वो बेहोश हालत में उसे पाता है। एलिसन एंजेला को गोद में उठाकर कैंप की ओर ले जाता है। तभी वो देखता है कि जापानी सैनिक लौट आए हैं, इसलिए वो एंजेला को लेकर गुफा में चला जाता है, जहाँ उसकी हालत और बिगड़ जाती है। फिर एलिसन अपनी जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप में घुसकर कंबल और दवाइयाँ चुराता है, लेकिन एक सैनिक उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए एलिसन उसे चाकू मार देता है और लाश छुपा देता है। वापस आकर वो जल्दी से एंजेला के गीले कपड़े बदलता है और उसे दवा देता है और पहली बार खुद प्रार्थना करता है। अगली सुबह जब एंजेला होश में आती है तो पूछती है कि उसके कपड़े किसने बदले। तब एलिसन बताता है कि उसकी हालत देखकर उसने बदले थे। वो फिर माफी मांगता है
और कहता है कि कल उसने जो कुछ भी कहा वो नशे में कहा था। एंजेला उसे माफ कर देती है। तभी उन्हें बाहर बम की आवाज सुनाई देती है। एलिसन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि आइलैंड में जापानी सैनिकों ने फिर से बमबारी की है। क्योंकि उनके एक सैनिक को एलिसन ने मार दिया, ये बात उन्हें पता चल गई है। इसलिए वो लोग एलिसन को मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। एलिसन जब एंजेला को बताता है कि जब वो चादर लेने गया था तब एक सैनिक ने उसे देख लिया था, तो उसे आत्मरक्षा में मारना पड़ा। ये सुनकर एंजेला को बहुत दुख होता है और वो भगवान से माफी मांगती है। इसी बीच कुछ जापानी सैनिक खोजते हुए गुफा के पास आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ, नहीं तो हम गुफा में ग्रेनेड फेंक देंगे। अब एलिसन और एंजेला के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर ग्रेनेड से मर जाएं। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंजेला प्रार्थना करने लगती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। तभी बाहर जोरदार बमबारी होती है और वहाँ मौजूद जापानी सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इससे एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकी नौसेना ने आइलैंड पर बमबारी शुरू कर दी है। एलिसन और एंजेला गुफा से बाहर आकर देखते हैं कि अमेरिकी नौसेना के विमान जापानी सैनिकों पर बमबारी कर रहे हैं। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। एलिसन कहता है कि अमेरिकी सैनिकों को लैंडिंग आसान नहीं होगी, क्योंकि जापानी सोल्जर 4 तोप अपने साथ लेकर आए थे और उनको आइलैंड पर अच्छी तरह बिछा दिया गया है। इसलिए मुझे इन तोपों को निष्क्रिय करना होगा। एलिसन एंजेला से कहता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं अमेरिकी सैनिकों की मदद करूं। एंजेला उसे जाने की अनुमति दे देती है। एलिसन गुफा से बाहर निकलता है और देखता है कि ज्यादातर जापानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वो खुद को बमों से बचाते हुए दौड़ता है और एक एक करके तोपों को निष्क्रिय करने लगता है। इस दौरान वो बमबारी के कारण घायल हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। किसी तरह वो सभी तोपों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कई अमेरिकी सैनिकों की जान बच जाती है। इसके बाद अमेरिकी नौसेना बमबारी रोक देती है और एंजेला गुफा से बाहर आ जाती है। वो एलिसन को घायल देखकर उसका इलाज करने लगती है। एलिसन एंजेला से कहता है, अब हमारा अलग होने का समय आ गया है और शायद हम फिर कभी ना मिल पाए। ये सुनकर एंजेला कहती है, चाहे मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी ना बिता सकूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। इसके बाद अमेरिकी नौसेना आइलैंड पर लैंड करती है और अपना झंडा फहराती है। जब नौसेना का कप्तान एलिसन को जिंदा देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मारा गया है। वो लोग एलिसन को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाने लगते हैं और उसके पीछे एंजेला भी चलती है। एलिसन ने कभी भी एंजेला पर अपने प्यार का दबाव नहीं डाला और उसके नन बनने के फैसले की पूरी इज्जत की। वहीं एंजेला भी एलिसन को समझती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी दिल जुड़ जाते हैं। और इसी के साथ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।